हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में आज से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी नंबर्स आएंगी वास्तविक संख्या के अंतर्गत, उन्हीं संख्याओं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हालांकि पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 9th में आपने संख्याओं के बारे में सीख के वहां से आए होंगे क्लास 9 से, फिर भी मैं बेसिक से आज स्टार्ट करूंगा। आज का ये वीडियो जो होगा क्लास 10th के लिए होगा और इसमें केवल और केवल उन संख्याओं के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो संख्याएँ होंगी जिनके बारे में यदि आपको नहीं पता होगा तो उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रियल नंबर से बात करते हैं। वास्तविक संख्या कहते किसको हैं, यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो सुविधा के अनुसार वास्तविक संख्या को हम आपके सुविधा के लिए दो कैटेगरियों में डिवाइड कर देते हैं। वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यानी विभाजित कर देते हैं। इस वास्तविक संख्या में अब अभी तक आपने जो भी संख्याएं पढ़े होंगे बचपन से लेके अभी तक, आप दो तरह की ही संख्याएं पढ़ के आए होंगे। इसमें आपने वो संख्याएं पढ़ा होगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो परिमेय रही होंगी, और दूसरी वो संख्याएं जो अपरिमेय रही होंगी। आपने वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो ही संख्या पढ़ा होगा, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। या फिर एक इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक आपने पढ़ा होगा डेसिमल वाले नंबर यानी दशमलव वाले संख्याएं या फिर अंक, और दूसरा आपने पढ़ा होगा बिना दशमलव वाली संख्याएं या फिर अंक। ठीक है, तो वास्तविक संख्या इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी ही है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। तो यानी इसकी यदि परिभाषा आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज़ रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती क्या है, तो वास्तविक संख्या जैसा कि नाम है वास्तविक संख्या मतलब वास्तव में, सच में, जो रियल में हो उसी को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो रियल में कौन कौन सी संख्याएं हैं, किसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं, उसी के बारे में रूबरू आज हम आपको कराएंगे। तो इसे हम यदि कैटेगरी में डिवाइड करें तो पहली कैटेगरी होगी परिमेय संख्या की, और जो दूसरी कैटेगरी होगी वो अपरिमेय संख्या की होगी। किसकी? अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, और परिमेय संख्या जिसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये क्या होता है और इनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उसी टेबल की सहायता से हम आपको सारी संख्याओं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो समझिएगा, यहाँ पे बीच में जीरो है हमारे पास। राइट हैंड साइड की तरफ आपको पता है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होगा। ये कहाँ तक होगा, ये कहाँ तक होगा, तो ये आगे इन्फिनिटी तक होगा। ऐसे कहाँ तक होगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक होगा। और यहाँ पे यानी लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं पक्ष में यदि हम बात करें तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर हमारे पास होंगे जो कहाँ तक होंगे, ये अप टू इन्फिनिटी यानी ऋण अनंत तक होंगे। ठीक है, अब कहेंगे ये आप क्या खींच दिए, ये क्या चीज़ है, तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो मैंने खींचा है यहाँ पे, इसी की सहायता से हम आपको जो 10 या 12 संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। ये टेबल की सहायता से आसानी से आप इन सारी संख्याओं के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये टेबल आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। उन संख्याओं को बताने के बाद हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे ही परिमेय संख्या के बारे में हम आपको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो मैंने खींचा है ये क्या है। ये एक तरह का परिमेय मतलब संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाया गया है। संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित किया गया है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित किया गया है। आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर चूँकि पूर्णांक दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और दाहिनी तरफ संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक होता है, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। अब इस परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यहाँ पे वन बाय वन हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की यानी प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या के दो अन्य नाम भी होते हैं। एक इसका अन्य नाम है गणनीय संख्या। प्राकृतिक संख्या को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, गणनीय संख्या के नाम से जानते हैं, और एक अन्य नाम भी इसका है धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को एक अन्य नाम से भी जानते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक।
तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या के कितने नाम हैं, तो 3 नाम है। प्राकृतिक संख्या कहिए या गणनीय संख्या कहिए या फिर धन पूर्णांक कहिए। गणनीय संख्या इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तुओं को गिनने के लिए हम इसी प्राकृतिक संख्या का ही क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। इस वजह से हम इसे गणनीय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें समझिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर को आप परिभाषित कैसे करेंगे। तो संख्या रेखा पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी आपके पास धनात्मक पूर्णांक हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी जितने भी गिनतियां आपके पास हैं प्लस में, जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ यानी दाहिनी तरफ जितने भी आपके पास अंक होंगे, दे आर ऑल पॉजिटिव, यानी वे सब के सब धन होते हैं। और प्राकृतिक संख्या का मतलब होगा कि वे संख्याएँ जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, वे अंक या वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं या मदद करती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या या गणनीय संख्या या फिर धन पूर्णांक। परिभाषा यहाँ लिख देते हैं, फिर हम आपको इसी में कई सारी बातें आपसे पूछते हैं। इसकी डिफिनीशन यदि आपसे पूछी जाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, तो ये होगा वे संख्याएँ जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं या दिखाते हैं। कहेंगे जैसे बताइए कौन कौन से नेचुरल नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे में आपसे पूछा जाए कि हमने परिभाषा लिखा है वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, तो वस्तुओं को गिनने के लिए आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? 0 से, माइनस से, 5 से? जवाब होगा कि आप 1 से गिनते हैं, ना 0 से, ना माइनस से, ना 5 से। किसी भी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1 से ना। यानी आपके पास यदि मान लीजिए 10 कलम है तो उसे कैसे गिनेंगे? 1 2 3 ऐसे करके गिनेंगे, -1 -2 -5 ऐसे तो नहीं गिनेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। तो 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। यदि 3 डॉट हम लगा दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? अनंत। 3 बिंदी हमने यहाँ लगा दिया है तो इसका मतलब डॉट नहीं, मतलब ये अनंत को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि प्राकृतिक संख्या केवल और केवल क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, जवाब होगा 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं अपरिभाषित है, अनंत है, नॉट डिफाइन है, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो अपरिभाषित बता सकते हैं, चाहे अनंत बता सकते हैं, चाहे अज्ञात है बता सकते हैं। सबसे छोटी पूछेगा तो 1 बताएंगे। पूछेगा क्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती है, तो आपका जवाब होगा नहीं, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो ये जो पूर्ण संख्या है ये भी किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्या के। पहले इन संख्याओं को हम समझा लेते हैं, उसके बाद ही परिमेय संख्या को समझाएंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट संख्या के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे चार्ट हम बना दे रहे हैं पुनः। परिमेय संख्या है और अपरिमेय है, और इसे डिवाइड किसे किया गया है? वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्या को 2 अंक संख्याओं में डिवाइड किया गया है। अब इसी के अंतर्गत हमने आपको पहली संख्या बता दिया था प्राकृतिक संख्या, जिसे गणनीय संख्या भी कहते हैं या फिर धन पूर्णांक भी कहते हैं। दूसरी संख्या के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे या 0 को प्राकृतिक संख्या के पहले लगा देने पर, 0 को प्राकृतिक संख्या के पहले लगा देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। परिभाषा लिख लीजिएगा होल नंबर का। वे संख्या या 0 को ऐसे लिख लीजिए, 0 को प्राकृतिक संख्या के पहले, 0 को प्राकृतिक संख्या के पहले लगा देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। कहेंगे जैसे
तो जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से, इसी के पहले क्या लगा दीजिए 0, तो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या। ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी लिखने की जरूरत ना, आप 3 डॉट लगा दीजिए, जिसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल इन्फिनिटी है। पूछेगा फिर क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है, जवाब होगा जी नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं, यानी अनंत बता देंगे। ठीक है, क्या ये ऋणात्मक होती है, जी नहीं। तीसरी संख्या जो इसके अंतर्गत आती है सॉरी, वो पूर्णांक आता है। क्या आता है, पूर्णांक। इंटीजर इसको कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक का होता है, पूर्णांक का मतलब होता है धन वाली संख्याएं, ऋण वाली संख्याएं और शून्य। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, तीनों को सम्मिलित कर लेंगे तो क्या बन जाता है, पूर्णांक। अच्छा, कहेंगे केवल यदि ऋण वाली संख्या रहेगी तो पूर्णांक नहीं होगी। आपसे पूछेगा कि क्या केवल ऋणात्मक वाली संख्याएं रहेंगी तो उसे पूर्णांक कहेंगे कि नहीं, तो जवाब होगा जी बिल्कुल कहेंगे। केवल धन वाली संख्याएं रहेंगी तो क्या वो पूर्णांक होंगी, हाँ जी होंगी। 0 होगा तो पूर्णांक होगा, हाँ वो भी पूर्णांक होगा। क्या 0 जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या भी होगा, हाँ वो भी पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे दिमाग में उठ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसकी परिभाषा। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। तो संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब की सब क्या है, पूर्णांक है ना। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इधर भी रहेगा इन्फिनिटी, है ना, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी है ना। या फिर ऐसे कर लीजिए आप, इस तरह से लगा लीजिए, और इधर भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या आपके दिमाग में क्रिएट होगी कि क्या सर जितने भी पूर्णांक हमारे पास हैं वो सारे के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होंगे। तो आप खुद सोच के बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, केवल धनात्मक होती है, जबकि पूर्णांक का है, धन ऋण दोनों है। तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, जवाब होगा जी नहीं। अच्छा, इसका उल्टा सोचिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती है, तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि पूर्णांक में तो धन वाला मौजूद रहेगा ना, और प्राकृतिक संख्या केवल धन ही होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या आपका पूर्णांक होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जवाब होगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी तो इंक्लूड है। तो 0 से लेके धन वाले तो इसमें है ही हैं, समझ पा रहे हैं। पूर्णांक को किससे दिखाते हैं, तो इसको आई से दिखा देते हैं, किससे, आई से। इसके बाद बात करते हैं, पूर्णांक के बाद बात करते हैं सम और विषम संख्या की। पूर्णांक के बाद बात किसकी करेंगे, सम और विषम संख्या की। लिखेगा अगला हेडिंग, सम संख्या। आगे बात करेंगे, इसके अंतर्गत हमने आपको 3 संख्याओं के बारे में बता दिया, पूर्णांक संख्या के बारे में भी बता दिया, पूर्णांक के बारे में भी बता दिया। चौथी बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या इवन नंबर का होता है, सम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया क्या हो जाए, कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। आइए डिफिनीशन लिखते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कहेंगे जैसे, तो जैसे में आपके पास बहुत सारी संख्याएं हैं जो सम हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे कहाँ तक, 3 डॉट बोले तो इन्फिनिटी तक। प्रश्न पूछेगा कि जो भी सम संख्या आपके पास है क्या वो ऋण में होगी, जवाब होगा नहीं, जवाब होगा नहीं। पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, जवाब होगा क्या, 2, जवाब क्या होगा 2। पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, जवाब होगा इन्फिनिटी, जवाब होगा अनंत, जवाब हो सकता है अपरिभाषित। आगे बात करते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या की। सम संख्या के बाद किसकी बात करते हैं, विषम संख्या की, यानी ऑड नंबर की।
विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटें, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। मैं ये चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक ये चीज़ें पढ़ के आए होंगे क्लास 9th में। हालांकि क्लास 6 से ही आपको संख्याओं के बारे में थोड़ा ज्ञान ज़रूर हो गया होगा, इस वजह से इन चीज़ों को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हालांकि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना, उसको साथ लेके ही चलूँ, ठीक है। तो विषम संख्या 8 नंबर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटें, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहेंगे जैसे बताइए, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती? 1 से। 1, 3, 5, 7 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, जवाब होगा 1। सबसे बड़ी? अनंत। क्या विषम संख्या ऋणात्मक होती है? जवाब होगा जी नहीं। क्या सभी विषम संख्याएं सम संख्या होती हैं? एकदम गलत होगा, नहीं ना संभव है जी, कभी संभव ही नहीं है कि विषम संख्या सम संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि बताइए क्या सभी विषम संख्याएं पूर्णांक होंगी? सभी विषम संख्याएं पूर्णांक हैं? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि पूर्णांक के अंतर 1 से लेके अनंत तक धन में भी है, -1 से लेके अनंत तक ऋण में भी है। अब विषम संख्या में तो केवल एक एक डिजिट छोड़ के आएंगे, तो ये सारे के सारे तो पूर्णांक में मौजूद ही होंगे। इसलिए विषम संख्या जितनी भी आपके पास हैं वो सब के सब पूर्णांक के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट के बारे में, नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। अगली संख्या के बारे में बात करते हैं। अगली संख्या भाज्य संख्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सम संख्या हमने बता दिया, विषम संख्या बता दिया। इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या की। किसकी? भाज्य संख्या की बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होगा। भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर है। भाज्य संख्या का मतलब होगा कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या दूसरे शब्दों में इसे इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। या इसे आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। 3 परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं 3 नहीं है, कहने का मतलब ही केवल 3 तरह से है, लेकिन यदि बात समझेंगे तो तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। यहाँ पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे या विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य मतलब समझ पा रहे हैं ना? भाज्य का मतलब सीधे से समझिए कि भाज्य में कितने अक्षर आए हैं। भपा आ की मात्रा एक मान लीजिए, 1, आधा ज 2 और एक ज य, कितने हो गए? 1, 2, 3। तो यदि भाज्य संख्या पूछा जाएगा तो भाज्य में कितने फैक्टर आने चाहिए? 2 से ज़्यादा, क्योंकि ये जो ज है वो आधा है ना, तो इसको 3 मान नहीं सकते। 2.5 होगा तो 2.5 का मतलब 2 से ज़्यादा है कि नहीं? 2.5 का मतलब 2 से ज़्यादा होगा ना। तो भाज्य संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप एक याद रखिएगा कि भाज्य संख्या में मिनिमम फैक्टर आने चाहिए किसी नंबर के, यानी कम से कम जो गुणनखंड होने चाहिए किस संख्या के, वो 3 होने चाहिए, कम से कम 3। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 अवश्य रूप से होने चाहिए। वो 3 कौन कौन? तो एक तो पूरी दुनिया जो डिजिट है 1 से तो कटते ही है, सारे अंक 1 से तो कटते ही है।
और कोई भी संख्या स्वयं से भी डिवाइड होती है, तो 2 तो ऐसे ही हो गए हैं, उसके अलावा किसी अन्य से भी कट जाए तब तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। और यदि किसी थर्ड से नहीं कट रही है एक और अपने को छोड़ के, तब तो वो आपका अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या की परिभाषा मैंने लिखा, वे संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटें, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो आइए चेक करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और कहाँ से स्टार्ट होगी भाज्य संख्या। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए 1 लिखना शुरू करते हैं, 1। ठीक है, आप हमें बताइएगा कि क्या एक भाज्य है या फिर अभाज्य है। एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, ये चेक करते हैं। तो शर्त है कि एक यदि भाज्य होगा तो इसके कम से कम 3 फैक्टर आने चाहिए। एक तो एक, दूसरा वो संख्या खुद, और तीसरी किसी अन्य से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो भाई एक तो एक से कटेगा। अब ये मत कहिएगा कि एक से कट गया और एक स्वयं से कट गया। अरे एक ही चीज़ ना है भाई, एक तो एक ही होता है। तो एक के केवल और केवल कितने फैक्टर आ रहे हैं? एक के तो एक ही फैक्टर आ रहा है ना। हमने शर्त दिया है कि मिनिमम 3 फैक्टर आने चाहिए। तो एक आपका भाज्य होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। 2 के बारे में आइए चेक करते हैं कि क्या ये भाज्य संख्या है। तो 2 की शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले इसे 1 से कटाएंगे। तो 2 1 से कटेगा कि नहीं? 1 से कटने का मतलब 1 की भाग 2 में पूरा चली जाएगी कि नहीं? चली जाएगी। तो 2 हो गई आपकी क्या, 2 जो है वो 1 से तो कट गया। उसके बाद शर्त है कि 2 से कटेगा, मतलब खुद से कटेगा। हाँ, दुनिया की हर संख्या अपने आप से तो कट जाती है। तो 2 से भी कट जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि 2 को कोई और काटेगा, किसी अन्य नंबर से 2 कटेगा? जवाब होगा नहीं। तो क्या 2 भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगी? जी नहीं आएगी। बात करते हैं अगली संख्या 3 लेकर, चेक करते हैं कि क्या 3 भाज्य है या नहीं। तो आप कहेंगे सर 3 1 से कटेगा, 3 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो 3 भी हमारा भाज्य है कि नहीं? एकदम नहीं होगा। 3 भाज्य है नहीं ना। अरे 3 भाज्य होता तो इसके कितने फैक्टर आते हैं? कम से कम 3 आते, 2 ही आ रहे हैं, तो नहीं होगा। 4, यदि हम आपसे पूछे 4, तो चेक करिए, 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा। तो मिनिमम कितने फैक्टर आ गए? 4 के 3 फैक्टर आ गए। और हमने शर्त दिया था कि यदि कोई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाएंगे तो वो जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ जाएगी। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि 4 के मिनिमम 3 फैक्टर आपको मिल गए हैं और शर्त के हिसाब से किसी भी भाज्य संख्या के मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि अगली हम भाज्य संख्या आपसे पूछें, 4 के बाद अगली भाज्य संख्या हम आपसे पूछें, तो आप सोच के बताइए क्या 5 भाज्य संख्या होगा? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 1 और 5 से ही कटेगा, तो भाज्य हो ही नहीं सकता। 6 के बारे में बात करें तो 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसका मतलब 6 भाज्य है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन संख्या भाज्य है, कौन नहीं है। ठीक है, तो यदि भाज्य संख्या को लिखना शुरू करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? तो वो 4 से। कहाँ से? 4 से। इसके बाद 6 आएगा। इसके बाद पूछें तो 7 हो नहीं सकता, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 है, 11 हो नहीं सकता, 12 हो सकता है, हो सकता नहीं 12 है, 13 नहीं हो सकता है, 14 है ना। ऐसे आप आगे तक कहाँ तक जा सकते हैं? अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक संख्याएं, भाज्य संख्याएं भी कहाँ तक हैं? इन्फिनिटी तक हैं, पता नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो क्या बताएंगे? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछेगा तो अनंत या अपरिभाषित या ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या के बाद बात करते हैं किसकी? अभाज्य संख्या की। तो आइए अभाज्य संख्या के बारे में बातचीत करते हैं। अभाज्य संख्या अगली परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य का ठीक उल्टा होगा अभाज्य। अ माने होता है नहीं भाज्य मतलब भाज्य, अ माने होता है नहीं भाज्य मतलब भाज्य, है ना। यानी जो भाज्य ना हो उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य। तो अभाज्य में था कि मिनिमम भाज्य में था कि मिनिमम 3 फैक्टर आने चाहिए किसी भी नंबर के, लेकिन अभाज्य में होगा कि केवल और केवल 2 फैक्टर आने चाहिए। किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड यदि आते हैं, केवल 2 गुणनखंड हैं, तो वो संख्या क्या है? अभाज्य। कहेंगे वो 2 गुणनखंड कौन कौन? वो 2 गुणनखंड कौन कौन होंगे? तो एक होगा और वो दूसरा वो संख्या खुद होगी।
यानी अभाज्य संख्या को प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मतलब पहली जो संख्या है वो 1 है, जिससे दुनिया की सारी संख्याएं कट जाती हैं, और दूसरा वो संख्या खुद है। ठीक है, तो जो संख्या खुद से और 1 से कटे, जो खुद से और 1 से कटे, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इस तरह भी इसे आप क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। लिख लीजिए, वे संख्याएं जो एक व स्वयं से ही कटे या एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे, ऐसे भी कह सकते हैं। एक और स्वयं से ही कटे क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहेंगे जैसे बताइए। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो शर्त है कि 1 से कटना चाहिए और अपने से कटना चाहिए। तो क्या बताइए आप कि 1 अभाज्य है? अब आप कहेंगे कि 1 से कट रहा है, 1 अपने से कट रहा है। अब ये कौन सा मजाक? 1 तो 1 ही न है, चाहे वो 1 से कटे चाहे अपने से कटे, 1 ही है। तो 1 अभाज्य की कैटेगरी में आएगा? नहीं। 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और कोई काटे कैसे? सोचिए, नहीं कटेगा। तो 2 को केवल कितनी संख्याएं काट रही हैं? 2। वो कौन कौन? एक तो 1 और दूसरा 2 अपने से कट रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लेता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। वो आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता है, इस लगे हाथ, कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सम भी कह रहा है और अभाज्य भी कह रहा है, ये कौन सी संख्या है ऐसी? तो ऐसी केवल और केवल एकमात्र ही संख्या है वो 2। केवल और केवल एकमात्र ही संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो जब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो किसे बताएंगे? 2 को बताएंगे। और यदि सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तब भी 2 को बताएंगे। अच्छा, 2 के बाद पूछे कि अभाज्य संख्या क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि 3 1 से कटेगा और 3 3 से कटेगा। उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे कहाँ तक? न जाने कहाँ तक, है ना? ऐसे बहुत न है जी, अनंत तक होंगे ऐसे। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, या जो केवल 1 और स्वयं से ही कटे, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसके बाद नेक्स्ट संख्या के बारे में बात करते हैं, सह अभाज्य संख्या के बारे में। ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत चल रही हैं? सबके सब परिमेय के अंतर्गत ही चल रही हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा या आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये सारी की सारी नंबर कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट होंगी। तो नेक्स्ट डिजिट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर के बारे में बातचीत करते हैं, वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का होता है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, नाम का संधि विच्छेद करिए। सह मतलब होता है साथ साथ, अभाज्य का मतलब है अभाज्य। अब आप हमें एक बात बताइए कि सह अभाज्य संख्या का मतलब है साथ साथ अभाज्य। आप यदि अकेले हैं तो आप क्या कहेंगे कि हम साथ साथ हैं? भाई, अकेले इंसान कैसे साथ साथ हो सकता है? नहीं ना। तो सह अभाज्य का मतलब साथ साथ अभाज्य का मतलब ये है कि मिनिमम साथ साथ होने के लिए, यानी साथ होने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर 2। साथ ही होने के लिए या साथ में होने के लिए कितने लोग कम से कम चाहेंगे? तो 2 लोग यदि हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लोग साथ साथ हैं। एक आदमी साथ साथ थोड़ा होता है, संभव है? नहीं। तो सह अभाज्य संख्या में कितनी संख्याएं होंगी? कम से कम पूछो तो 2। कम से कम कितनी होंगी? 2। तो परिभाषा इसी आधार पर आप बना देंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, ऐसी दो संख्याएं जिनका मस समझते हैं ना, महत्तम समापवर्त्य जिसे HCF कहते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मस कितना हो? 1, जिनका मस 1 हो, क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहेंगे जैसे, बताइए। आइए जैसे देखते हैं। हमने शर्त दिया है कि सह अभाज्य संख्या को प्रूव करने के लिए मिनिमम 2 डिजिट हमारे पास होने चाहिए, अकेले सह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए कोई 2 संख्या ले लीजिए, लेकिन शर्त होगा कि उनका मौसा आपको निकालना है, मौसा एक ही आना चाहिए। तो आप मान लीजिए 1 और 3 ले लीजिए। संख्या क्या है? 1 व 3। तो 1 तो 1 से ही कटेगा ना भाई। 1 को 1 गुणे 1 कितना बार भी लिख सकते हो, 1 ही रहेगा। और 3 को आप 1 गुणे 3 लिख सकते हो। 1 व 3 का आप मौसा निकालोगे, बोलो तो HCF यदि निकालोगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 3 का निकालोगे, तो जो दोनों में मिलता है उसी को तो आप कहते हो मौसा। जो अंक दोनों संख्याओं में कॉमन होगा उसी को आप मौसा कहते थे। तो दोनों का मौसा कितना आ गया? 1। तो 1 और 3 कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या हुई कि नहीं? 1 और 3 कैसी संख्या? सह अभाज्य संख्या। केवल 1 व 3 ही नहीं है, ऐसे न जाने कितने नंबर हैं। और भी डिजिट हम लेके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए दूसरा डिजिट देखिए, जैसे मान लीजिए आप 2 ले लीजिए और 11 ले लीजिए। 2 और 11 इनका भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? आइए निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। 2 और 11 का HCF कैसे आएगा? तो 2 को कौन कौन काटेगा? एक काटेगा, एक 2 काटेगा। मतलब 2 का यदि फैक्टर करें तो 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 11 का फैक्टर करें तो 1 गुणे 11 लिख सकते हैं। और यदि हम HCF निकालें, यदि हम HCF निकालते हैं किसका? 2 और 11 का, तो दोनों में जो मिलेगा कॉमन वही हमारा HCF होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। अंक दोनों में कॉमन, अर्थात 2 और 11 कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि सह अभाज्य संख्या के दौरान कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या अभाज्य हो और दूसरी अभाज्य हो, एक संख्या भाज्य हो दूसरी अभाज्य हो। जैसे देखो यहाँ 2 और 11 में 2 क्या है? भाज्य है। 2 भाज्य है? नहीं, 2 भाज्य नहीं है। 2 तो अभाज्य है ना। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। हालांकि 2 के स्थान पर आप 4 कर देंगे और 11 कर देंगे तब भी मौसा कितना आएगा? 1 ही। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि सहअभाज्य संख्या है तो आपको ये ज़रूरी नहीं होगा कि सहअभाज्य संख्या में दोनों के दोनों जो अंक हों या संख्याएं हों वो आपकी सह अभाज्य ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक भाज्य हो दूसरी अभाज्य हो। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या के बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं आगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, भिन्न भी इसी का एक हिस्सा है, भिन्न भी इसी का एक हिस्सा है जो कि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। तो अब समझ लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। लास्ट है परिमेय संख्या। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बातचीत करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है आइए समझ लेते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिभाषाएं आप इसका पढ़े होंगे लेकिन किताबों में इसकी परिभाषा अधूरी देता है ना। इसलिए बच्चे परिमेय संख्या और भिन्न में थोड़ा डिफरेंस करने में गलतियां कर देते हैं। तो कंप्लीट डिफिनेशन सुनिएगा परिमेय संख्या की क्या है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q बोले तो अंश बटा हर, P/Q के रूप में लिख सकें और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य न हो, जहाँ P व Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। क्या कहलाता? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? परिभाषा इतनी बड़ी लिख दिया, आपको लगेगा ये बड़ी है, ये बड़ी नहीं है, ये छोटी सी है। आइए दिखाते हैं, सिद्ध कराते हैं कि ये बड़ी नहीं है, ये छोटी सी है। और इसे आप याद कैसे करेंगे? किताबों में ये बात नहीं देता है जहाँ P और Q पूर्णांक हो, ये नहीं देता है। इसी वजह से बच्चे परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिखा 2/5, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो शर्त है, 3 शर्त है, आपको इसको P/Q से कंपेयर करना है। तो पहला शर्त है कि अंश बटा हर के रूप में है, नहीं P/Q फॉर्म में है। दूसरी शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। तीसरा शर्त कहेगा कि जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो क्योंकि पूर्णांक कैसे होते हैं? जो पूर्णांक होते हैं वो धन भी होते हैं और ऋण भी होते हैं। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये P का मान भी धन है और Q का मान भी धन है, तो 2/5 आपका परिमेय है कि नहीं है।
यानी पी और क्यू दोनों के दोनों ऋण भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों धन भी हो सकते हैं, एक धन एक ऋण भी हो सकता है, तब भी इन केसेस में पी जो परिमेय संख्या होगी उसे परिमेय संख्या ही कहेंगे। अब आपको कैसे प्रूफ किया जाए कि दुनिया की जितनी भी हमने संख्या यहाँ पे लिखा है, मतलब परिमेय संख्या की कैटेगरी में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ठीक है, ये सब कैसे प्रूफ करोगे कि परिमेय है। तो एक दो हम लेके दिखा देते हैं आपको। जैसे परिमेय संख्या कहाँ से, सॉरी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से। क्या ये परिमेय है? तो परिमेय के लिए शर्त होगा कि एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। एक को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कहें कि एक का एक में भाग देंगे तो एक ही ना आएगा, तो ये बात आपस में बराबर है। अब जब से पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो अंश बटा हर हो ही गया, हर का मान 0 नहीं है। और तीसरी शर्त है कि पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक है कि नहीं? दोनों धन हो सकते हैं, दोनों ऋण हो सकते हैं, एक धन दूसरा ऋण भी हो सकता है, तब के केस में भी वो इंटीजर ही कहलाएगा। तो यानी एक आपका था क्या? प्राकृतिक संख्या। और इस दुनिया की जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं सबकी सब परिमेय संख्या होगी कि नहीं? तो जवाब होगा हाँ। आप कुछ भी ले लीजिए, 80, 100, 200 कुछ भी, उसके बटा में 1 लिख सकते हैं आप। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हो। क्या ये परिमेय संख्या है? आइए चेक करते हैं। क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में है? जवाब है हाँ। क्या हर का वैल्यू 0 है? नहीं। देखिए अंश का वैल्यू 0 हो सकता है, बट हर 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या की परिभाषा में, ठीक है। तो हर तो 0 नहीं है, अंश 0 है, तो उससे कोई मतलब नहीं। शर्त है कि पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, है। हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो 0 भी तो पूर्णांक है। इसका मतलब 0 जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी 0 का मतलब है जितनी भी हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं वो सब की सब परिमेय संख्या कैटेगरी में आएंगी। बात करते हैं इंटीजर की। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, -3 ले लीजिए, तो -3 को -3/1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। -3/1 आपका पूर्णांक है कि नहीं? है। -3/1 यदि पूर्णांक है तो इस बात का मतलब -3/1 परिमेय संख्या भी है। सम संख्या कुछ भी ले लीजिए, 2 है तो 2/1 लिख लीजिए, ये भी आपका क्या बन जाएगा? पी बाई क्यू फॉर्म में बन जाएगा। और अंश बटा हर के रूप में यदि है तो इस बात का मतलब ये परिमेय भी है। वैसे आप परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, भाज्य संख्या भी चेक कर सकते हैं, भाज्य संख्या भी चेक कर सकते हैं। यानी जितनी भी संख्याएँ हैं, हमने जितनी भी परिमेय संख्या के अंतर्गत संख्याएँ लिखा, वो सारी की सारी संख्याएँ परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएंगी, है ना। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर यदि 1.5 है तो ये परिमेय है कि परिमेय है? भाई ये भी परिमेय है। जो दशमलव वाली संख्याएं हैं इनको भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे परिमेय सिद्ध करेंगे? इसे 15/10 लिख सकते हैं ना, 10 से गुणा भाग करके। तो 5 कितना हो जाएगा? आप 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 5 को कटा देंगे 5 से 15 को तो 3 बार में, और 10 2 बार में कट जाएगा तो 3/2। यानी 1.5 को आपने लिख दिया 3/2। ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। तो जो दशमलव वाले अंक होंगे, जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी और जो कट जाएंगी, यानी जो शांत दशमलव भिन्न होगा, शांत दशमलव भिन्न वाली संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं। आप क्लास 9th में ये भी पढ़ के आए होंगे कि वैसी संख्या जो रिपीट होती है, ठीक है, रिपीट होती है, तो उस संख्या को भी हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे 1.54, 54, 54 अप टू इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो इसे 1.54 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और इसे हम जब मतलब परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यानी वे संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही, यानी कट गई हैं, निशांत हैं, उसे भी परिमेय संख्या की ही कैटेगरी में रखेंगे। और वे संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट हो रही हैं उन्हें भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी परिमेय संख्या की ही कैटेगरी में आती हैं। तो शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। धन्यवाद।